चलिए, इस लेक्चर में हम लोग आज गॉस थ्योरम क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अभी से समझते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फाउंडेशन पे काम किया कि गॉस से पहले हमें एरिया वेक्टर का कंसेप्ट समझना है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है ये समझना है। बच्चों, फ्लक्स एक ही है, चाहे ग्रेविटेशन में हो चाहे इलेक्ट्रिक में हो, मैग्नेटिक फ्लक्स भी आएगा बाद में। तो कोई भी वेक्टर फील्ड है तो उसका फ्लक्स होगा। बेसिकली वो किसी भी सरफेस से पास होने वाली नॉर्मल अलोंग पास होने लाइनों की संख्या है मैथमेटिकली। तो अब हम लोग गॉस थ्योरम की बात करते हैं। तो गॉस साहब ने कहा क्या, जरा ये देखते हैं। बहुत ही फंडामेंटल लॉ है। उन्होंने कहा मान लो मेरे पास कोई ये सरफेस है, 3D स्ट्रक्चर सोचिएगा, और इसमें एक चार्ज है। अभी शुरुआत में +2 ही मान लेते हैं, ठीक हो गया। तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से सब तरफ से बाहर हो जाएंगी। तो इन्होंने कहा कि जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स होगा फाई, वो Q/ε0 होता है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है ε0। ये इतना ही है, मतलब ये इतना सिंपल है कि लोगों को लगता है ये क्या कर पाएगा ये लॉ, ये बहुत ही फंडामेंटल लॉ जैसा। कुछ नहीं करना है बच्चों, अंदर जितना भी चार्ज है दैट अपॉन ε0 ही फ्लक्स है। दिस इज गॉस लॉ। मेरे ख्याल से याद करने के स्तर पे इससे आसान क्या मिलेगा, लेकिन इसका एप्लीकेशन हम देखेंगे लाजवाब। तो पहले अब इसी बात को जो मैंने अभी मैथमेटिकल आपको समझाया, ये बात समझ में आ गई। आउटवर्ड फ्लक्स क्या होता है कहा तो अंदर जितना भी चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन। अरे भाई, क्लियर हुआ? यस सर। तो इस बात को स्टेटमेंट के तौर पर लिख देते हैं, गॉस लॉ के नाम पे लिखिएगा। तो गॉस लॉ ये कहता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कर देते हैं इसको, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, through a closed surface और क्लोज सरफेस के अंदर क्या है, चार्ज है ना। तो हम ऐसे लिख देते हैं एनक्लोजिंग अ चार्ज is equal to 1/ε0 times the magnitude of the charge, magnitude of charge enclosed। तो ε0 फिर लिख देता हूं, क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास होने देता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जितना परमिट करता है, अलाउ करता है, उसकी परमिटिविटी। और प्लीज ध्यान दीजिएगा, चार्ज +Q की जो -2 लेंगे तो आउटवर्ड की जो इनवर्ड फ्लक्स हो जाएगा बस। तो सरफेस से तो फिर भी पास होगा, वो इनवर्ड भी होगा। तो इसलिए Q के मैग्नीट्यूड से ज्यादा फर्क नहीं पड़ना, सॉरी प्लस या माइनस से। तो मैग्नीट्यूड बोला हम, +Q है तो आउटवर्ड फ्लक्स होगा, -Q है तो इनवर्ड होगा। गॉस लॉ की खूबसूरती देखिए, इसमें इससे फर्क नहीं पड़ता बच्चों ये +2 सरफेस के अंदर कहां पर रखा हुआ है। ये +2 रुका है या चल रहा है, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। जहां तक हम इलेक्ट्रोस्टैटिक समझते हैं उसमें रुके स्टेशनरी चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। अगर चार्ज मूव करेंगे या मूव करेगा एक ही है तो फिर इलेक्ट्रिक के साथ साथ एक मैग्नेटिक भी क्रिएट होगा, जो हम बाद में पढ़ेंगे।
तो लेकिन इलेक्ट्रिक के सेंस में बात करिए, अभी कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंदर चार्ज एक है, एक से ज्यादा है, तीन चार हैं, तो जोड़ लो भाई उनको साइन के साथ। मान लो अंदर 5 कूलाम है, तो फ्लक्स हो जाएगा 5/ε0। अगर मैंने कहा कि अंदर दो चार्जेज रखे हैं, एक 5 कूलाम का है, एक -2 कूलाम का है, तो मेरे लिए दोनों को जोड़ो पहले, नेट चार्ज कितना होगा 3 कूलाम, दोनों को जोड़ेंगे तो हम क्यू हमारे लिए 3 कूलाम ही रहेगा, फिर दो हटा देंगे, दो दो चार्जेज। तो सिस्टम में दो चार्ज हैं, दो से ज्यादा हैं, सब रुके हुए हैं या घूम रहे हैं। अगर वो मूव करेंगे तो मैं फिर कह रहा हूं तो मैग्नेटिक भी होगा, लेकिन अभी हमें उसके बारे में बात नहीं करनी है, तो इलेक्ट्रिक के सेंस में कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो फ्लक्स जो है आपने ऐसे पढ़ लिया है, Q/ε0 where Q is enclosed charge. If Q is positive, flux is outward. If Q is negative, flux is inward. तो Q 8 चार्ज है, Q नेट चार्ज है अंदर। हो सकता है किसी सवाल में आपको 3-4 चार्जेस दे दिए जाएं किसी बॉडी के अंदर, तो जो आप Q लिख रहे हैं ना इक्वेशन 1 में, दैट इज द नेट चार्ज। बच्चों ये लाइन क्लियर हो रही है? यस सर। लेकिन हमने तो यार अभी फ्लक्स को किसी नए तरीके से डिफाइन किया था पीछे, बट वी नो दैट फाई जो होता है वो E.ds होता है क्लोज सरफेस में, ऐसे ओवर द सरफेसेस। तो फिर दोनों को बराबर किया जा सकता है। सो गॉस थ्योरम दोबारा डिफाइन की जा सकती है। गॉस थ्योरम कैन बी रिडिफाइंड एज आप ऐसे भी कह सकते हो भाई, E.ds ओवर s इक्वल टू Q/ε0। कई लोग इस तरह से कहते हैं गॉस थ्योरम को। अब इस तरह से बना के टफ मत सोचिएगा, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड फाई की डेफिनेशन है, राइट हैंड साइड तो वही है। क्लियर है सबको? यस सर। तो आप यहां से रिडिफाइंड एज दिस, दैट इज, इसको मैं ऐसे समझ रहा हूं, दैट इज इफ अ क्लोज सरफेस, आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इफ अ क्लोज्ड सरफेस एनक्लोजेज अ चार्ज, बहुत सरल लैंग्वेज लिखा रहा हूं, क्लोज्ड सरफेस एनक्लोजेज अ चार्ज, then surface integral of the electric field कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी वजह से? कोई बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बच्चों, याद रखना, आप लिख सकते हो ड्यू टू द एनक्लोज चार्ज। पता लग रहा है पूरा तामझाम कहीं रखा हुआ है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी जोड़ दिया आपने। अरे वो नहीं, केवल
जो अंदर चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की बस। कंसेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं। If a closed surface encloses a charge, then surface integral of the electric field over the closed surface, आप इसे रट नहीं सकते, आप समझिए बस हो जाएगा। Over the closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times the charge enclosed. तो क्या ये समझ में आया? यस सर। अच्छा, तो इसका प्रूफ कर लेते हैं। एक साधारण सा प्रूफ है आपके लेवल पे, सिमेट्री के साथ। मतलब प्रूफ के लिए सरफेस तो कैसी भी हो सकती है, लेकिन हम स्फेरिकल ले लेंगे। प्रूफ के साथ आप लिमिटेशन भी ब्रैकेट में लिख देता हूं। फॉर अ स्फेरिकली सिमेट्रिक क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस। मैं जब कॉलेज के स्टूडेंट्स को ये पढ़ाता हूँ तो आर्बिट्ररी सरफेस लेके भी प्रूफ करता हूँ। आपके लिए वो थोड़ा सा दिक्कत करता है, तो हम बहुत आसान लेंगे। हम कैसा लेंगे? एक स्फेयर लेंगे, जैसा कि हमने लिखा है। स्फेयर के अंदर क्यू चार्ज है, कहीं पर भी है तो क्यू सेंटर में मान लो भाई, जब कहीं पर भी होने से फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्लियर है? यस सर। हाँ, तो ये ऐसा करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड हो जाएगा, इतना सा एरिया लेते हैं। और ये ई की डायरेक्शन भी यही है और इसके नॉर्मल की डायरेक्शन भी यही है। तो आसान वाला लिया है, मैं खुद ही कह रहा हूँ, तो चीजें बहुत आसान होंगी। तो इसे ले लेते हैं, इतना आप बना लीजिए, बस हो गया। मतलब सरफेस ऐसी भी हो सकती है, लेकिन ऐसी ही होगी जरूरी नहीं। क्लोज सरफेस कोई भी हो, काम करे। तो मैं सरफेस स्फेयर है तो रेडियस आर मान लूंगा, और पॉइंट यहाँ पर ये जो छोटा सा पैच लिया है मैंने, इस पर एक पॉइंट पी मान लूंगा। तो फिर उसकी दूरी जो होगी वो आर हो जाएगी। तो ये पॉइंट सेंटर हो ओ मान लेंगे, तो ओपी दूरी जो होगी कितनी होगी? वेक्टर आर। चलो ठीक है। चलिए लिखते हैं, लेट अस कंसीडर। आसान है भाई। लेट अस कंसीडर a point charge q kept at the center of a spherical cell. एक स्फेरिकल सेल समझ लो। सेल समझते हैं, खोखला गोला जैसा। ये है, मान लेते हैं ये है। तो सरफेस पर हमने जहां पर पैच लेना है, मान लेते हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। लेट इलेक्ट्रिक फील्ड at the point P B E। तो E तो हम निकाल भी सकते हैं, क्योंकि R दूरी पर रेडियस R मान लिया है। तो Q चार्ज से R दूरी पर कितना होता है? 1/4πε0 Q/r²। और ये R की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मान लो भाई, ऐसे लिख सकते हैं। लिखना पड़ेगा where R0
इज यूनिट वेक्टर कहाँ को हुआ अलोंग ओपी। ठीक है। Yes, sir. Let us take a small area ds. Small area ds near P. तो जो ds होगा छोटा सा उसकी डायरेक्शन भी यही मान सकते हैं, ds इंटू आर नॉट, ऐसा ले सकते हैं। डायरेक्शन तो वही होगी उसकी भी, ds की भी, जो ओपीजी है। ये क्लियर हो पाया? हाँ सर। तो इतने से छोटे से एरिया से जाने वाला फ्लड्स, सो फ्लड्स थ्रू द सरफेस ds, पहले हमेशा की तरह कैलकुलस में एक छोटा पार्ट मानिए, उससे निकलने वाला फ्लड्स निकालिए और फिर इंटीग्रेट कर दीजिए, पूरी सरफेस से आ जाएगा फ्लड्स। सो फ्लड्स थ्रू द सरफेस ds विल बी, आप उसे d5 मानिए, तो d5 क्या होगा, d डॉट ds, यही पढ़ा है हमने। तो e की वैल्यू रख दीजिए 1/4πε0 q/r² r नॉट डॉट ds r नॉट। तो क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/4πε0 q/r² ds। क्यों, यूनिट वेक्टर कोई भी हो, अगर वो यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो कितना आता है, 1। आई अभी आप ही लोग बोल रहे थे थोड़ी देर पहले 1 होता है, तो यूनिट Yes, वेक्टर sir. है ना आई भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो कोई भी यूनिट वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 आता है, तो ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन होगी आप d5। सो नेट आउटवर्ड फ्लड्स थ्रू द होल सरफेस, outward floods through the whole surface phi equal to क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ d5 over the whole surface, वैल्यू रख दीजिए 1/4πε0 q/r² ds। तो 1/4πε0 q/r² तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds ओवर s, नेट आउटवर्ड फ्लड्स है। अब आप ही लोग बताइए, ऐसे छोटे छोटे पैच मिला के सबका इंटीग्रेशन करें, सबको जोड़ें तो पूरी सरफेस एरिया बनेगी या नहीं। हाँ सर। मालट से समझा देता हूँ कि भाई आप छोटे छोटे पैच का इंटीग्रेशन ओवर एस करेंगे तो क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है भाई, सर 4 पार्ट्स। तो रख देंगे। सो नेट आउटवर्ड फ्लक्स कितना मिलेगा, फिर रख दीजिए 1/4πε0 q/r² इंटू 4πr², तो कितना आया नेट आउटवर्ड फ्लक्स, q/ε। क्लियर है? हाँ सर। तो ग्रॉस साहब ये कहा था
हो सकता है उनने इंस्पिरेशन पहले स्फेरिकल रिलेटेड किया हो और फिर इसी का जनरलाइजेशन कर दिया उन्होंने बाद में, लेकिन वो जरूरत नहीं है आपके लिए। हमें मैथ्स नहीं सिखानी है बच्चों अभी बहुत ज्यादा। ग्रॉस मैथमेटिशियन थे तो आर्बिट्ररी सरफेस ले सकते थे कोई भी, लेकिन अभी बच्चों को हमने जो समझानी है वो फिजिक्स है। अगर ये क्लियर हो गया है आपको तो अब आपके लिए इसका एप्लीकेशन जो होगा नेक्स्ट लेक्चर में होगा आपके लिए बहुत इंजॉयबल होगा। अब हमने पॉइंट चार्ज का कंसेप्ट नहीं लेना है, अब पूरी सरफेस पर भी चार्ज है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लगा देंगे। तो कूलाम की लिमिटेशन भी क्लियर होनी चाहिए और ग्रॉस के एडवांटेज भी कि अच्छा, तो फिर तभी एक्सेप्ट किया भी होगा लोगों ने। तो नेक्स्ट क्लास में ग्रॉस के कुछ एप्लीकेशन पे काम करेंगे। अगर ये क्लियर हो चुका है तो डाउट है तो मैं कोई कंसेप्ट रिपीट कर सकता हूँ। कार्तिक ये समझ में आ चुका है? हाँ सर। अच्छा चलिए ठीक है, फिर इतना ही करते हैं इसको, 5 मिनट बाद जुड़ते हैं। थैंक यू।